नमस्कार दोस्तों, ब्रह्मोस परिवार में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। एसएससी जीडी के लिए सुपर संडे में सुपर 20% मतलब जीके जीएस के 20% एक प्रैक्टिस सेट के तौर पर, जो कि प्रीवियस ईयर में आए हुए प्रश्न है कुछ, और कुछ करंट अफेयर्स के प्रश्न, मतलब 20 क्वेश्चन आपके पेपर की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। आप सच में यदि आए हो चैनल पर, फर्स्ट टाइम आए हो या कुछ दिनों से पढ़ रहे हो हमारे पास साथ, तो एक बार जरूर 20 के 20 क्वेश्चन सुपर संडे में अपने संडे को बहुत बेहतरीन बना के जाएं, और सुपर संडे के साथ सुपर 20% जीके का पूरा प्रैक्टिस सेट पढ़ के जाएं। 20 क्वेश्चन पढ़ के जाएं। बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं, जिसमें से कुछ क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपरों से निकाले गए हैं। करंट के क्वेश्चन जो वर्तमान में करंट उससे ही है, और अच्छे खासे हिस्ट्री के भी क्वेश्चन, एक अच्छी खासी मिक्सअप तैयार किया गया प्रैक्टिस सेट है, जो कि आपको बहुत मजा आने वाला है। आप एक बार जरूर 20 के 20 क्वेश्चन पढ़ के जाएं। और अभी मैथ के भी इसी प्रकार मैथ का भी प्रैक्टिस सेट सुपर संडे का चलवाया है, उसको भी आप पढ़ के जाइएगा। देखिए, बात करें, पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि भारत के इतिहास में पहली बार सुल्तान की उपाधि किसने धारण की थी। सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं, ऑप्शंस की व्यवस्था नहीं हो पा रही थी, ऑप्शंस लिखने में काफी टाइम लग रहा था, तो इसलिए मैंने आपके सामने क्वेश्चन वाइज लिख दिए, आप डायरेक्ट आंसर छापिएगा। ठीक है, कि भारत के इतिहास में पहली बार सुल्तान की उपाधि किसने धारण की थी। अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे खासे लेवल का क्वेश्चन है। इससे संबंधित आपने क्वेश्चन पढ़े होंगे, लेकिन शायद किसी ने क्वेश्चन पढ़ा होगा, किसी ने नहीं पढ़ा होगा, लेकिन मैं बता दे रहा कि भारत के इतिहास में पहली बार सुल्तान की उपाधि किसने धारण करी थी, तो वो की थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। आप सभी ने कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में सुना होगा, और आप जानते भी होंगे कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना की थी, और दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला पहला वंश गुलाम वंश था। और कुतुबुद्दीन ऐबक का निधन 1210 ईस्वी में चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर हो गया था। अढ़ाई दिन का झोपड़ा जो कि अजमेर में है, और कुतुब मीनार जो कि दिल्ली में है, इसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। और लाख बख्श का सरदार या लाखों का दान देने वाला भी कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता है। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की थी, और गुलाम वंश को ममलूक वंश के नाम से भी जाना जाता है। तो आप याद रखना कि भारत के इतिहास में पहली बार सुल्तान की उपाधि किसने धारण की थी, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की बात करें कि हीलियम तत्व की संयोजकता कितनी है। अगर तुमसे पूछ ले कि हीलियम तत्व की संयोजकता कितनी है, तो हीलियम तत्व की संयोजकता 0 होती है। कितनी होती है? हीलियम तत्व की संयोजकता कितनी होती है? तो 0 होती है। आगे अगर तुमसे पूछ ले यहीं पर कि हाइड्रोजन की खोज किसने करी थी, अगर तुमसे पूछ ले कि हाइड्रोजन की खोज किसने करी थी, तो इसको भी आप याद रखना दोस्त। हाइड्रोजन की खोज कैवेंडिश ने की थी। किसने करी थी? हाइड्रोजन की खोज किसने करी थी? कैवेंडिश ने की थी। और अगला क्वेश्चन तुमसे पूछा गया, देखिए, पहले बात तो हीलियम तत्व की संयोजकता कितनी होती है? 0 होती है, और हाइड्रोजन की खोज कैवेंडिश ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 कि भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति कौन थे या कौन है। ठीक है, भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति कौन थे। तो देखिए, अगर तुमसे पूछ ले तो यहाँ पर देखिए द्रौपदी मुर्मू, और द्रौपदी मुर्मू ऑप्शन में नाम ले तो लगाना फिर नीलम संजीव रेड्डी। देखिए, हमने इनको बिल्कुल एक एक चीज से जन्म से डिस्कस कर लिया, जन्म से इनका क्लियर करके देख लिया। तो नीलम संजीव रेड्डी का भी बिल्कुल इस जो उम्र है वो 64 वर्ष हो रही, जब ये राष्ट्रपति बने तब इनकी उम्र 64 वर्ष हो रही थी। और द्रौपदी मुर्मू की भी उम्र 64 वर्ष हो रही थी, और इनकी उम्र में मतलब दिन का अंतर था कुछ। तो अपने हिसाब से क्लियरिटी से देखा जाए तो भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है। लेकिन यदि द्रौपदी मुर्मू ऑप्शन में नाम ले तो आप नीलम संजीव रेड्डी लगा देना। ठीक है, और नीलम संजीव रेड्डी भारत के सबसे पहले या पर मतलब एकमात्र निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए थे। कौन चुने गए थे? और तुमसे पूछ ले कि एकमात्र निर्विरोध राष्ट्रपति
एकमात्र निर्विरोध राष्ट्रपति तो नीलम संजीव रेड्डी थे। चलिए अगर तुमसे पूछ ले कि किस आर्टिकल में लिखा गया, तो आर्टिकल 52 में लिखा गया कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ठीक है, आर्टिकल 52 में लिखा गया भारत का एक राष्ट्रपति होगा। राष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया, तो राष्ट्रपति का पद अमेरिका से लिया गया। आर्टिकल 61 में राष्ट्रपति का महाभियोग है। ठीक है, याद रखना आर्टिकल 61 में क्या है, राष्ट्रपति का महाभियोग है। आर्टिकल 108 में राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन को बुलाता है। संयुक्त अधिवेशन को आर्टिकल 108 के तहत राष्ट्रपति बुलाता है, अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। ठीक है, उपराष्ट्रपति भाग नहीं लेता संयुक्त अधिवेशन में, क्योंकि वह किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता। महान्यायवादी भाग लेता है, लेकिन वोट डालने का अधिकार नहीं होता। इसको भी आप याद रखना। तो देखिए कितना मैंने बता दिया आपको कि भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू या फिर नीलम संजीव रेड्डी। आर्टिकल 52 में भारत का एक राष्ट्रपति होगा, राष्ट्रपति का पद अमेरिका से लिया गया। आर्टिकल 61 में राष्ट्रपति का महाभियोग है। आर्टिकल 108 के तहत संयुक्त अधिवेशन है जो कि राष्ट्रपति बुलाता है, अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है, उसमें उपराष्ट्रपति भाग नहीं लेता है। महान्यायवादी भाग लेता है तो वो वोट डालने का अधिकार नहीं होता। और महान्यायवादी का आर्टिकल 76 है। कितना है, महान्यायवादी का आर्टिकल 76 है। इसको भी आप याद रखना। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 4, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। करंट का क्वेश्चन पूछा गया कि 2022 में केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया गया। 2022 में केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए दिया गया। तो देखिए 2022 में जो केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार दिया गया वो क्लिक केमिस्ट्री के क्षेत्र में दिया गया। किसके, क्लिक केमिस्ट्री के क्षेत्र में दिया गया। इस क्षेत्र में काम करने के लिए दिया गया। याद रखना कि 2022 में केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार क्लिक केमिस्ट्री के क्षेत्र में काम करने के लिए दिया गया। अगर तुमसे पूछ ले कि नोबेल पुरस्कार कहाँ पर दिए जाते, तो नोबेल पुरस्कार स्वीडन में दिए जाते। कहाँ पर, नोबेल पुरस्कार स्वीडन में दिए जाते हैं। और अल्फ्रेड नोबेल के जन्म दिवस पर इनकी घोषणा होती है, और शायद इनके अल्फ्रेड नोबेल के शायद जन्म दिवस पर इनकी घोषणा होती है, और अल्फ्रेड नोबेल की मृत्यु के दिन इनको दे दिया जाता है। ठीक है, याद रखना, मतलब अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिए जाते और स्वीडन द्वारा दिए जाते हैं। तो 2022 में केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार क्लिक केमिस्ट्री के क्षेत्र में दिया गया। दिया किसी को और है, लेकिन किस क्षेत्र में दिया गया आपसे जी पूछा है, तो क्लिक केमिस्ट्री के क्षेत्र में दिया गया। अगला क्वेश्चन नंबर 5 है, देश का पहला हरित ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया। ये भी करंट का क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया लेवल का क्वेश्चन है, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है कि देश का पहला हरित ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया। तो इसका आंसर लिखो रेवाड़ी। रेवाड़ी कहाँ पर है, तो रेवाड़ी हरियाणा में है। याद रखना, देश का पहला हरित ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया, तो रेवाड़ी हरियाणा में स्थापित किया गया। अगर तुमसे पूछ ले कि मतलब भारत का राजकीय पुष्प कमल है, तो भारत के साथ साथ किन दो राज्यों का भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल है, लेकिन भारत के साथ साथ किन दो राज्यों का राजकीय पुष्प कमल है। तो याद रखना, हरियाणा और झारखंड का राजकीय पुष्प भी कमल है। इस बात को भी आप याद रखना। किस का, हरियाणा और झारखंड का भी राजकीय पुष्प कमल है। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल है, लेकिन दो राज्य ऐसे हैं जिनका राजकीय पुष्प भी कमल है। अगर तुमसे पूछ ले कि सूरजकुंड मेला कहाँ पर लगाया गया, सूरजकुंड मेला, ये क्वेश्चन 2018 की जीडी के पेपर में भी आया था, 2021 के जीडी के पेपर में भी आया था, और इस बार भी इसके आने की प्रबल संभावना है। तो 2021 मतलब सूरजकुंड मेला का आयोजन फरीदाबाद में हुआ। फरीदाबाद कहाँ पे है, तो ये भी हरियाणा में है। इसको भी आप याद रखना। तो सूरजकुंड मेले का आयोजन कहाँ पर हुआ, तो फरीदाबाद में हुआ। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन पूछा गया कि भारतीय क्रिकेट टीम के पहले टेस्ट कप्तान कौन थे। मतलब भारतीय क्रिकेट टीम के पहले टेस्ट कप्तान कौन थे।
तो इसका आंसर लिखिए सी के नायडू। कौन थे? और तुमसे पूछ ले कि भारतीय क्रिकेट टीम के पहले कप्तान कौन थे, तो सी के नायडू थे। अब ध्यान रखना, अगला क्वेश्चन अगर तुमसे पूछ ले कि भारत ने पहली बार वर्ल्ड कप कब जीता था, पहली बार वर्ल्ड कप कब जीता था, तो 1983 में जीता था। किसकी कप्तानी में? कपिल देव की कप्तानी में। इसको भी आप याद रखना कि भारत ने पहली बार विश्व कप 1983 में कपिल देव की कप्तानी में जीता था। पहली बार वर्ल्ड कप कब खेला गया था, तो पहली बार वर्ल्ड कप 1975 में खेला गया था। और इसको कौन जीता था? तो इसको वेस्ट इंडीज जीता था। इसको भी आप याद रखना। और जे MTS हवलदार में पूछा गया प्रश्न है कि पहली बार विश्व कप कब खेला गया, तो 1975 में खेला गया था। ठीक है, तो भारतीय क्रिकेट टीम के पहले टेस्ट कप्तान सी के नायडू थे। पहली बार वर्ल्ड कप भारत 1983 में जीता, कपिल देव की कप्तानी में जीता। और पहली बार वर्ल्ड कप 1975 में खेला गया था, जो कि वेस्ट इंडीज इसको जीता था। चलिए अगले बात करें। अगला क्वेश्चन है कि जाट जतिन कहाँ का नृत्य है? जाट जतिन कहाँ का नृत्य है? तो जाट जतिन अगर तुमसे पूछ ले कि जाट जतिन कहाँ का नृत्य है, तो जाट जतिन बिहार का नृत्य है। कहाँ का है? जाट जतिन बिहार का नृत्य है। अगर तो यहीं पर तुमसे पूछ ले कि बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं, इसको भी बता दीजिए कि बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं। तो बिहार का शोक कोसी नदी को कहते हैं। किसको कहते हैं? बिहार का शोक कोसी नदी को कहते हैं। और जाट जतिन कहाँ का नृत्य है? तो जाट जतिन बिहार का नृत्य है। और बिहार में एक राष्ट्रीय उद्यान है, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। अगर तुमसे पूछ ले कि वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बिहार में है। इसको भी आप याद रखना। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि पंचमुली झील कहाँ स्थित है। अच्छा क्वेश्चन है, पंचमुली झील कहाँ स्थित है। आपने देखा होगा कि जिसने SSC के पेपर दिए होंगे तो अधिकतर SC वाले छोटे छोटे प्रश्न उठाते हैं, लेकिन प्रश्न जरूर वो कभी कभी कम सुनाई आते, लेकिन उन प्रश्नों का कहीं ना कहीं किसी चीज से संबंध होता है, इसीलिए वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि क्वेश्चन है कि पंचमुली झील कहाँ स्थित है। तो देखिए, जो पंचमुली झील है वो आपने सुना होगा स्टैचू ऑफ यूनिटी, जो कि कहाँ पे है? गुजरात में है। उसी के जस्ट पास में स्थित है पंचमुली झील, इसलिए ये क्वेश्चन बनाया गया है। तो पंचमुली झील कहाँ पर है? गुजरात में है। अगर तुमसे पूछ ले तो पंचमुली झील गुजरात में है और स्टैचू ऑफ यूनिटी के पास में है। स्टैचू ऑफ यूनिटी, स्टैचू ऑफ यूनिटी के पास में है पंचमुली झील। और स्टैचू ऑफ यूनिटी किसकी प्रतिमा है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है। ठीक है, इसको भी आप याद रखना। 182 मीटर ऊंची है। और इसके वास्तुकार कौन है? तो राम सुतार इसके वास्तुकार हैं। और साधु बेट द्वीप पर है। किस पर है? साधु बेट द्वीप पर और नर्मदा नदी के किनारे है। ठीक है, तो देखिए पंचमुली झील कहाँ पर है? तो स्टैचू ऑफ यूनिटी के पास में ये गुजरात में है। स्टैचू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई की प्रतिमा है, 182 मीटर इसकी ऊंचाई है। राम सुतार इसके वास्तुकार हैं और साधु बेट द्वीप पर स्थित है और नर्मदा नदी के किनारे है। अगले क्वेश्चन की बात करें कि अवध का अंतिम नवाब कौन था। अगर तुमसे पूछ ले कि अवध का अंतिम नवाब कौन था, बढ़िया क्वेश्चन है, तो याद रखना अवध का अंतिम नवाब था वाजिद अली शाह। कौन था? वाजिद अली शाह। इसको भी याद रखना कि अवध का अंतिम नवाब कौन था, तो वाजिद अली शाह था। अब एक बात बताओ कि अवध की स्थापना किसने करी थी। अगर तुमसे पूछ ले कि अवध की स्थापना किसने करी थी, तो अवध की स्थापना तुरानियों ने की थी। किसने की थी? अवध की स्थापना तुरानियों ने की थी। और अगर तुमसे पूछ ले कि अवध की स्थापना किसने करी थी, तो अवध की स्थापना तुरानियों ने की थी। तेंग बोचे मठ, याद रखना। अब आप ये नहीं सोचना कि जी कहाँ से क्वेश्चन मतलब नहीं आ रहे हो तो कहाँ से क्वेश्चन उठा दिए, यकीन ना हो तो जो क्वेश्चन SSC GD 2021 द्वारा पूछा गया है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है जी कि तेंग बोचे मठ कहाँ है। तो तेंग बोचे मठ कहाँ पर है? नेपाल में है। इसको भी आप याद रखना, क्वेश्चन रिपीट होते हैं। सूरज कुंड मेला हर साल पेपर में आता है GDK में। और एक केरल के जो नृत्य वगैरह है, केरल की नृत्य शैली, ये भी पेपर में घूम घूम के आती हैं। ठीक है, तो तेंग बोचे मठ कहाँ है?
तो तेंगबेचे मठ नेपाल में है। और नेपाल की अगर राजधानी की बात करें तो नेपाल की राजधानी काठमांडू है। और यहाँ पर एक मुख्यालय स्थित है जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, दक्षेस सार्क का मुख्यालय नेपाल की राजधानी काठमांडू में है। और सार्क की स्थापना 1985 में हुई थी और इसमें 8 देश सदस्य हैं। कितने देश सदस्य हैं? इसमें 8 देश सदस्य हैं। नेपाल में तो तेंगबेचे मठ नेपाल में है। काठमांडू में किसका? दक्षिण सार्क का हेडक्वार्टर है और उसकी स्थापना 1985 में हुई थी और इसमें कितने? 8 देश सदस्य हैं। आगे बात करते हैं, देखिए आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। पूछा गया तुमसे कि द टेस्ट ऑफ माई लाइफ किसकी पुस्तक है। मैं आपको सच बता दूं, कम से कम आप एक प्रीवियस पेपर की 10 प्रीवियस पेपर उठा के देख लेना, आप 2021 के उठा के देख लेना। एक तो कला संस्कृति और एक किसी न हर एग्जाम में एक पुस्तक, इनसे क्वेश्चन आना तय रहता है। तो क्यों ना क्यों क्वेश्चन मतलब बुक की जितनी सारी बुकें हैं वो पढ़ लें आप, कला संस्कृति को भी पूरी ढंग से पढ़ लें। इनसे पता है कि क्वेश्चन आना है तो इनको पढ़ लें आप एक बार, ठीक है। देखिए तो क्वेश्चन पूछा गया कि द टेस्ट ऑफ माई लाइफ किसकी पुस्तक है। तो इसी प्रकार हमने भी क्वेश्चन बनाया है, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। कि द टेस्ट ऑफ माई लाइफ पुस्तक है ये किसकी है? युवराज सिंह की पुस्तक है। और शायद आप युवराज सिंह को तो जानते ही होंगे, ठीक है। किसकी पुस्तक है? तो युवराज सिंह की पुस्तक है। इसके साथ आप बताइए, अगर तुमसे पूछ ले कि बिलीव किसकी पुस्तक है, तो बिलीव सुरेश रैना की पुस्तक है। किसकी है? बिलीव सुरेश रैना की पुस्तक है। और अगर तुमसे पूछ ले कि इंडियन स्ट्रगल किसकी पुस्तक है, इंडियन स्ट्रगल किसकी पुस्तक है, तो ये सुभाष चंद्र बोस की पुस्तक है। किसकी है? इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस की पुस्तक है। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ युवराज सिंह की पुस्तक है। बिलीव किसकी है? तो बिलीव सुरेश रैना की है। इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस की है। इंडिया डिवाइडेड अगर तुमसे पूछ ले तो इंडिया डिवाइडेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की है। और इंडिया 2020 एपीजे अब्दुल कलाम की है। ये एपीजे अब्दुल कलाम की है, ठीक है, याद रखना। आगे बात करें, तुम अगला क्वेश्चन पूछा गया कि वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट किससे संबंधित है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है। वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट किससे संबंधित है? तो जीएसटी से संबंधित है। इसको भी आप याद रखना। वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट किससे संबंधित है? तो जीएसटी से संबंधित है। अगर बात करें तो भारत में जीएसटी 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ। कब हुआ? भारत में जीएसटी 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ। सबसे पहले किस राज्य में लागू हुआ? तो असम राज्य में लागू हुआ। सबसे बाद में किस राज्य में लागू हुआ? तो जम्मू कश्मीर राज्य में लागू हुआ। कौन सी समिति की सिफारिश पर? तो विजय केलकर समिति की सिफारिश पर, विजय केलकर समिति की सिफारिश पर भारत में लागू हुआ। और अगर तुमसे पूछ ले कि याद रखना कि जीएसटी के लिए कौन सा संविधान संशोधन था, तो 100वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था, ठीक है, 100वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था 101वें नंबर का। देखिए जीएसटी वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट जीएसटी से संबंधित है। जीएसटी 1 जुलाई 2017 को भारत में लागू हुआ। सबसे पहले असम ने लागू किया, सबसे बाद में जम्मू कश्मीर में लागू हुआ। विजय केलकर समिति की सिफारिश पर 101वां संविधान संशोधन था। अगर तुमसे पूछ ले कि जीएसटी का आर्टिकल कौन सा है, तो जीएसटी का आर्टिकल 246 का ए है। इसको भी आप याद रखना। चलिए, अब सबसे पहले किस देश में जीएसटी लागू हुआ था, तो सबसे पहले इसको भी याद रखना, सबसे पहले जीएसटी फ्रांस में लागू हुआ था। कहाँ पर लागू हुआ था? तो सबसे पहले जीएसटी फ्रांस में लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि 12वां हिंदी दिवस सम्मेलन, 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया गया। जो 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन 2022 में, करंट का क्वेश्चन है, कहाँ पर किया गया? तो इसका आयोजन किया गया कहाँ पर? फिजी में। कहाँ पर किया गया? 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन फिजी में किया गया। इसी के साथ आप बताइए कि ब्रिक्स 2022 की अध्यक्षता किसने करी? अगर तुमसे पूछ ले कि ब्रिक्स 2022 की अध्यक्षता चीन ने करी। किसने करी? ब्रिक्स 2022 की अध्यक्षता
चीन ने करी। और क्वाड 2022 की बैठक कहाँ पर हुई? तो टोक्यो जापान में हुई। इसको भी आप याद रखना। 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन फिजी में हुआ। ठीक है, फिजी की राजधानी सुआ है। ब्रिक्स 2022 की बैठक अध्यक्षता चीन ने करी। और क्वाड 2022 की बैठक कहाँ पर हुई? तो टोक्यो में हुई। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा लेवल का क्वेश्चन है। देखिए, भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण किया गया, मतलब भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो इसका आंसर लिखिए कि भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण 1950 में किया गया। भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण 1950 में किया गया। और जो भारत की रेल है, ये एशिया की सबसे लंबी रेल है। एशिया की सबसे लंबी, एशिया में पहले नंबर पर और पूरे विश्व में दूसरे नंबर की है। भारतीय रेलवे एशिया की पहले नंबर की और विश्व में दूसरे नंबर की है। और अगर तुमसे पूछ ले कि भारत में सबसे लंबी रेलवे लाइन किस राज्य में है, तो वो उत्तर प्रदेश में है। किस में है? वो उत्तर प्रदेश में है। इसको भी आप याद रखना। इसके बाद अगर तुमसे पूछ ले कि पहली ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चली थी, तो पहली ट्रेन मुंबई से ठाणे के बीच में चली थी और 34 किलोमीटर दूरी में चली थी। और किसके समय चली थी? तो डलहौजी। किसके समय चली थी? तो डलहौजी के समय 1853 में। कब? 1853 में। इसको भी आप याद रखना। देखिए, भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण 1950 में हुआ। जो भारत की रेल है, जो भारत की रेलवे लाइन है, वो एशिया की पहले नंबर पर है, पूरे विश्व में दूसरे नंबर पर है। और भारत की बात करें तो भारत में सबसे लंबी रेलवे लाइन उत्तर प्रदेश की है। भारत में पहली ट्रेन मुंबई से ठाणे के बीच में चली थी। कितने किलोमीटर? 34 किलोमीटर चली थी। झंडूबाम डलहौजी के समय 1853 में चली थी। और अगर बात करें कि राष्ट्रीयकरण की बात हुई, तो 1949 में किसका राष्ट्रीयकरण हुआ था? तो 1949 में आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था। इसको भी आप याद रखना। अगर तुमसे पूछा है, अगला क्वेश्चन पूछा गया कि सीएनजी का पूर्ण रूप क्या है? सीएनजी का पूर्ण रूप पूछा गया, तो लिखिए कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। ठीक है, सीएनजी का पूर्ण रूप होता है कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। इसको याद रखना, ये पूछा गया क्वेश्चन है कि सीएनजी का पूर्ण रूप तो कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस होता है। अगला क्वेश्चन अगर तुमसे पूछ ले इसी के साथ कि बीसीजी का फुल फॉर्म क्या होता है? बीसीजी का पूर्ण रूप क्या होता है? तो बीसीजी का पूर्ण रूप बैसिलस कॉलमेट ग्यूरिन। क्या होता है? बैसिलस कॉलमेट ग्यूरिन। और सीएनजी का कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, बीसीजी का बैसिलस कॉलमेट ग्यूरिन। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि डैश आर्टिकल के तहत सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है। मतलब किस आर्टिकल के तहत सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है? तो देखिए किस आर्टिकल के तहत, तो आर्टिकल 129, आर्टिकल 129 के तहत, मतलब आर्टिकल 129 में लिखा गया कि जो सुप्रीम कोर्ट होगा, जो सर्वोच्च न्यायालय होगा, वो एक अभिलेख न्यायालय होगा। तो आर्टिकल 129 के तहत सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है। अगर तुमसे पूछ ले कि सर्वोच्च न्यायालय किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 124 में सर्वोच्च न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट है। आर्टिकल 124 में सुप्रीम कोर्ट है। और 214 में अगर तुमसे पूछ ले तो 214 में हाई कोर्ट का गठन है। आर्टिकल 124 में सुप्रीम कोर्ट है, आर्टिकल 214 में हाई कोर्ट है, और आर्टिकल 129 में लिखा गया कि सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है। अगला क्वेश्चन है अंडर 90 महिला फुटबॉल विश्व कप का विजेता कौन है? अंडर 90 महिला फुटबॉल विश्व कप का विजेता है कौन? इसका आंसर लिखिए स्पेन। कौन है? अंडर 70 महिला फुटबॉल विश्व कप का विजेता स्पेन है। इसका आयोजन कहाँ पर हुआ? तो इसका आयोजन भारत में हुआ। अंडर 70 महिला फुटबॉल विश्व कप का विजेता स्पेन है। आयोजन भारत में हुआ और इसका शुभंकर ईवा है। करेक्ट का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जाएगा पक्का पेपर में, याद रखना। अंडर 70 महिला फुटबॉल विश्व कप का विजेता स्पेन है, आयोजन भारत में हुआ और ईवा इसका शुभंकर है। देखो ये क्वेश्चन प्रीवियस पेपर से निकाला गया है 2021 के एसएससी जीडी से। होजेंकल जलप्रपात कहाँ है?
होजेंकल जलप्रपात अगर तुमसे पूछ ले तो होजेंकल जलप्रपात कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। होजेंकल जलप्रपात तमिलनाडु में, याद रखना। अब तुमसे पूछ ले कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुंजिकल जलप्रपात है। कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुंजिकल जलप्रपात है। बाराही नदी पर है और 455 मीटर ऊंचाई है इसकी। और कहाँ पर है? तो कर्नाटक में है। कहाँ पर है? इसको भी आप याद रखना। होजेंकल जलप्रपात तमिलनाडु में है, लेकिन भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुंजिकल जलप्रपात है। बाराही नदी पर है, 455 मीटर ऊंचा है और कहाँ पर है? कर्नाटक में है। आगे बात करें, ज्वाला गुट्टा का संबंध किस खेल से है? ये भी क्वेश्चन हूबहू प्रीवियस पेपर से निकाला गया है। ज्वाला गुट्टा का संबंध किस खेल से है? तो लिखिए कि ज्वाला गुट्टा का संबंध है बैडमिंटन से। किससे है? ज्वाला गुट्टा का संबंध तुमसे पूछ ले किस खेल से है, तो ज्वाला गुट्टा का संबंध बैडमिंटन से है। और एक नाम और लिखिए, साइना पीवी सिंधु। पीवी सिंधु का ही तुमसे पूछ ले कि पीवी सिंधु का संबंध किस खेल से है, तो पीवी सिंधु का भी संबंध किससे है? तो बैडमिंटन से है। ठीक है, ज्वाला गुट्टा का संबंध बैडमिंटन से है और पीवी सिंधु का भी संबंध बैडमिंटन से है। और पीवी सिंधु से याद रखना कि स्विस ओपन, सैयद मोदी, स्विस ओपन, सैयद मोदी और सिंगापुर ओपन। स्विस ओपन, स्विस ओपन, सैयद मोदी, सिंगापुर ओपन, इन तीनों का विजेता कौन है? तो पीवी सिंधु है। स्विस ओपन, सैयद मोदी और सिंगापुर ओपन, इन तीनों की विजेता पीवी सिंधु है। पीवी सिंधु का संबंध बैडमिंटन से है और ज्वाला गुट्टा का संबंध भी बैडमिंटन से है। आखिरी क्वेश्चन आज की क्लास का और आपकी सुपर संडे की जीके जीएस की क्लास का भी आखिरी क्वेश्चन कि ब्राजील के राष्ट्रपति कौन बने हैं? मतलब वर्तमान में जे भी करंट का क्वेश्चन है कि ब्राजील के राष्ट्रपति कौन बने हैं। तो लिखिए, ब्राजील के राष्ट्रपति हैं कौन? लूला डी सिल्वा। कौन बने हैं? ब्राजील के राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा बने हैं। एक क्वेश्चन और बता दीजिए कि ब्राजील में कॉफी के बागान को क्या कहते हैं? तो देखिए, ब्राजील में कॉफी के बागान को फेजेंडा कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्राजील में कॉफी के बागान को फेजेंडा कहते हैं। और अगर तुमसे पूछ ले कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन बने, तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने हैं ऋषि सुनक। कौन बने? ऋषि सुनक बने हैं, जो कि भारतीय मूल के हैं और ब्रिटेन के पहले अश्वेत प्रधानमंत्री हैं। तो ब्राजील में कॉफी के बागान को फेजेंडा कहते हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक बने हैं और ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा बने हैं। इसको भी आप याद रखना। देखिए दोस्तों, यदि सच में आपको लगा हो कि सुपर संडे में सुपर 20 क्वेश्चन में दम था, क्वेश्चन अच्छे थे, अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे, हमने अपना 100% देने की कोशिश की और 100% वही क्वेश्चन रखे। कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन तो प्रीवियस ईयर पेपरों से निकाले गए थे, बाकी के क्वेश्चन करंट के थे और कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे। तो 20 क्वेश्चन एक एसएससी जीडी के प्रैक्टिस सेट के तौर पर आपके सामने रख दिए थे जीके जीएस के। यदि आपको सच में अच्छे लगे हो और लगे हो कि हाँ कुछ क्वेश्चन में दम था, तो प्लीज़ दोस्त चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें, जिससे कि आप लोग हमको भी थोड़ा सपोर्ट कीजिए तो हमें भी थोड़ा अच्छा लगेगा उसमें। धन्यवाद।